everyone. So let's start with our new topic, that is developments leading to Bohr's model of atom. ऐसे कौन से डेवलपमेंट्स थी, ऐसे कौन से रीजंस थे जो कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने हमारे सामने उन्होंने अपना मॉडल दिया, या फिर उनको अपना एक नया मॉडल देने की क्या जरूरत थी। सबसे पहले रदरफोर्ड का जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि उन्होंने क्या बताया था कि उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो थोड़ा सा समराइज करते हैं। तो फिर उन्होंने ऐसे कहा था जैसे कि सपोज ये कोई न्यूक्लियस है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज इंसर्ट है, ऐसे ऐसे सपोज करके कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे ऐसे करके तो फिर ये स्पाइरल होके और अपना न्यूक्लियस के अंदर ही श्रिंक हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम श्रिंक हो जाएगा। पर ऐसा तो हमें नहीं देखने को मिलता है ना, श्रिंक तो नहीं होता है वो। सिमिलरली जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस वो भी नहीं वो बता पाए थे, या फिर उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो कैसे होती है। मतलब ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जो हम लास्ट वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने क्या क्या नहीं बताया था। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक्स थे, इनको दूर करने के लिए ही नील्स बोहर वाज अ साइंटिस्ट जो कि आए थे। ठीक है, और उन्होंने मॉडल ऑफ एटम अपना दिया था, पर उनका जो था ना मॉडल ऑफ एटम वो कुछ बेसिस पे बेस्ड था। सबसे पहले उनके जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम था, उन्होंने रदरफोर्ड के जो ये रिजल्ट्स थे ना जो उन्होंने दिए थे कि भाई न्यूक्लियस के अंदर एक जगह पे ही पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। ठीक है, और ये भी एक यूनिफॉर्म मैनर के अंदर है, जो बाहर है वो इलेक्ट्रॉन्स अपना रिवॉल्व करते रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स अपना रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि प्लैनेट्स होते हैं लाइक सोलर सिस्टम। तो उन्होंने इसी रिजल्ट को यूज करके जो बोहर्स थे उन्होंने इसी रिजल्ट को यूज किया था और आगे अपना मॉडल दिया था। ठीक है, तो इनके कुछ वो थे पॉइंट्स जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने मैटर के साथ इंटरेक्शन ऑफ मैटर की इंटरेक्शंस रेडिएशन के साथ कैसे होती है। इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन के साथ कैसे इंटरेक्शन होती है मैटर की, उनका सबसे पहला बेसिस ये था, उन्होंने इसके बेसिस पे अपना मॉडल दिया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो दो कैरेक्टर हमें शो करती है। उसके डुअल कैरेक्टर होते हैं, मतलब उसके डुअल कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर, उसके पास पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी होती है और उसके पास वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी होती है। पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले नील्स बोहर ने यूटिलाइज किया रदरफोर्ड के रिजल्ट को, उन्होंने इंटरैक्शन दिखाया मैटर की रेडिएशन के साथ। उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसका डुअल कैरेक्टर होता है, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। और उन्होंने इन दोनों, और जो थर्ड बेसिस है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जो रिजल्ट था ना, उन्होंने इन तीन बेसिस को यूज करके, इन तीन टॉपिक को यूज करके बोहर्स मॉडल ऑफ एटम दिया था, जो कि अब हम मतलब 2-3 क्लास के बाद स्टडी करेंगे। बिकॉज पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज कैसे होती है, वेव लाइक प्रॉपर्टीज कैसे होती है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक है, पहले हम इन तीनों टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम क्या था ओवरऑल। ठीक है, क्योंकि अभी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज नहीं पता है। ठीक है, पार्टिकल की तरह वो कैसे बिहेव करता है अभी हमें ये भी नहीं पता, वेव की तरह वो कैसे बिहेव करती है रेडिएशन हमें ये भी नहीं पता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी हमें नहीं पता है। तो ये सब हम सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम कुछ वीडियोस के बाद बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेव नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन। ठीक है, 1 by 1 स्टेप के अंदर हम डिस्कस करेंगे और बहुत ज्यादा आराम से, बिकॉज ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले ये ऊपर से भी मैं रब कर देती हूँ, वेव प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम रेडिएशन। वेव प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम रेडिएशन, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से 4 क्वेश्चन हर साल हर ईयर आपके आते हैं इसमें से। तो ये चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है,
अब तक हमने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया क्योंकि अब तक हमारा कोई ऐसा टॉपिक नहीं आया था न्यूमेरिकल वाला, पर हाँ अब से न्यूमेरिकल वाले हमारे टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, इस लेक्चर के बाद से। सबसे पहले वेव प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम रेडिएशन। इन्होंने सबसे पहले क्या कुछ फिनोमिना होते हैं जैसे कि डिफ्रैक्शन होता है एंड इंटरफेरेंस होता है, जो आई थिंक स्टडी करते हैं हम, मतलब कि ये जो दो फिनोमिना होते हैं ना ये फिजिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस जो होता है ये उन्होंने वेव प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम रेडिएशन ने एक्सप्लेन किया था। अब हम थोड़ी स्टोरी सुनते हैं इसकी किस तरीके से हमने ये आया था। देखो 19th सेंचुरी के अंदर जो साइंटिस्ट थे उनको ये नहीं पता था कि जो थर्मल रेडिएशन होती है, थर्मल कि जो मेटल होता है, मेटल जो मेटल नहीं, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, हीटिंग सब्सटेंस, सपोज हीटेड कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो 19th सेंचुरी के अंदर साइंटिस्ट को ऐसा लगता था कि कोई भी हीटेड ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब भी करता है रेडिएशन को और वो एमिट भी करता है रेडिएशन को, ठीक है। 19th सेंचुरी के अंदर साइंटिस्ट को ऐसा लगता था कि जो हीटेड ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और एमिशन करता है रेडिएशन का। एक्चुअली होता भी यही है, ठीक है। और उन्होंने इसको स्टडी भी किया था कि भाई वो कैसे, ये जो हीटेड ऑब्जेक्ट है कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन को, कैसे एमिट कर रहा है। अब तो हमें पता है कि ये जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो एब्जॉर्प्शन है और जो ये एमिशन है, एब्जॉर्प्शन है जो ये एमिशन है, मतलब इन रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, इन रेडिएशंस को हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं। अब तो हमें ये चीजें पता है, पर पहले के साइंटिस्ट को ये नहीं पता होती थी, मतलब इनका नाम क्या है, ये कहाँ से ओरिजिन हो रही है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे 19th सेंचुरी के अंदर इसे भी समझने के लिए। तो एमिशन जो होती है ना, जो रेडिएशन एमिट होती है बाय हीटेड ऑब्जेक्ट, उन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशन कहते हैं। जो एमिशन मतलब ऐसे लिखो इसको, थर्मल रेडिएशन, रेडिएशंस एमिटेड बाय थर्मल हीटेड ऑब्जेक्ट्स, पता नहीं बार बार थर्मल क्यों कह रही हूँ इसे। रेडिएशन जो एमिट होते हैं बाय हीटेड ऑब्जेक्ट्स उन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशंस कहते हैं। अब हमें ये चीज पता है, पर 19th सेंचुरी के अंदर साइंटिस्ट को ये वाली चीज नहीं पता थी, ठीक है। तो वो ऐसे समझते थे कि थर्मल रेडिएशंस आखिर किससे बनी होती है, या फिर मतलब क्या उसकी ओरिजिन है, विच कंसिस्ट किससे है, वो किससे मेड अप है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें 19th सेंचुरी तक साइंटिस्ट को नहीं पता थी, पर अब हमें पता है कि थर्मल रेडिएशंस क्या होती है, ईएम वेव्स ही होती हैं। थर्मल रेडिएशंस क्या है, ओवरऑल ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही। एक्चुअली मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ईएम कहती हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो थर्मल रेडिएशंस क्या होती हैं, थर्मल रेडिएशंस अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, हम डेफिनेशन उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले जेम्स मैक्सवेल थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने इस टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जेम्स मैक्सवेल, ठीक है। इन्होंने ही दी थी मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जेम्स मैक्सवेल ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंटरेक्शन के बारे में बताया था अबाउट द चार्ज बॉडीज एंड इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर क्या होता है। देखो जेम्स मैक्सवेल ने क्या बताया था, इंटरेक्शन विद चार्ज बॉडीज, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन होती है चार्ज बॉडीज, सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया था। और उन्होंने ना इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बताया था, कैसे ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो कैसे ट्रांसमिट होता है, ठीक है, कैसे वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो उन्होंने बताया था इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज बॉडीज किसके साथ, इलेक्ट्रिक एंड बिहेवियर बताया था उन्होंने इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड का। इनका क्या बताया था, बिहेवियर, मतलब कैसे ये ट्रांसमिट होते हैं, कैसे ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो ये जेम्स मैक्सवेल ने ये बताया था। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डेफिनेशन क्या होती है, जो कि जेम्स मैक्सवेल ने दी थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बहुत देखो अब हम स्टडी करते हैं जेम्स मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसकी देखो डेफिनेशन। कोई भी चार्ज बॉडी होती है ना, एनी चार्ज बॉडी, अगर आप उसे एक्सलरेट कर देते हो,
आपने कोई भी चार्ज बॉडी कैसे पता चलेगी हमें चार्ज बॉडी, किसी के ऊपर भी चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, केमिस्ट्री में तो हम इन्हीं एनायंस कैटायंस इन्हीं की बात करते हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल्स की बात आती है। तो जो कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज बॉडी है, जो वो एक्सेलरेशन के अंदर, जब अंडर एक्सेलरेशन है, मतलब आपने उसे एक्सेलरेट करवाया हुआ है, तो है ना क्या होंगे, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी होते, फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड भी होते हैं एंड ट्रांसमिट भी होते हैं, आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड। तो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज बॉडी होती हैं, जब उन्हें एक्सेलरेट करते हैं तो ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं और ट्रांसमिट होते हैं। जो ये फील्ड्स ट्रांसमिट होते हैं ना, इन्हीं फील्ड्स को जब ये ट्रांसमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की फॉर्म में, उन्हें ही हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन वेव्स को ही हम क्या कहते हैं, ईएम वेव्स। मतलब कि समझ जाना, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को वो पूरा इतना पड़ेगा तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव्स, ठीक है। तो ये पूरी आपकी डेफिनेशन है, हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर हम समझते हैं राइट नाउ। तो चार्ज, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल को जब आप एक्सेलरेट करवाओगे तो उसके अंदर क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और ट्रांसमिट होगा, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होगा वो, ठीक है। और उन्हीं को क्या कहते हैं हम, ईएम वेव्स कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बात सेम ही है, ठीक है। अब अगर सपोज मैं लाइट की बात करूं, जो मतलब लाइट हमें पता है लाइट क्या है, इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ही तो है, लाइट एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन ही है। और न्यूटन के टाइम पे ना ऐसा समझा जाता था कि लाइट किसकी बनी हुई होती है, पार्टिकल्स की बनी हुई होती है, और उस टाइम पे इन पार्टिकल्स को एक नाम भी दिया जाता था, कॉर्पसल्स। उस टाइम पे 19th सेंचुरी, मतलब 19 जब न्यूटन के टाइम की बात हो रही है, कि चलो अब तो हमें पता है कि लाइट क्या है, इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ही है। तो न्यूटन के टाइम पे ऐसा सपोज किया जाता था कि लाइट किसकी बनी हुई है, लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स की बनी हुई है, और उन पार्टिकल्स को उन्होंने स्पेशल नेम भी दिया था, कॉर्पसल्स, ठीक है। तो 19th सेंचुरी के अंदर ही जो हम वेव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, वो 19th सेंचुरी के अंदर ही इस्टेब्लिश हो गई थी, कि मतलब कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, कैसे इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। ऑल्टरनेटिव यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल नहीं लिखा है, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होते हैं, और उन्हीं को हम ईएम वेव्स कहते हैं, ठीक है। और हमें पता ही चल गया मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है, मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं मैक्सवेल ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ईएम रेडिएशन के बारे में बल्क ऑफ जो हमें नॉलेज है वो दी थी। तो मैक्सवेल क्या थे, मैक्सवेल ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिवील किया था कि लाइट वेव्स जो होती हैं वो किसके साथ, मतलब किससे कंसीडर्ड होती है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होती हैं, जो कि ऑल्टरनेट मतलब ऑसिलेट करते रहते हैं। ये क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट। अब हमने बहुत सी ऐसे टर्म्स यूज किए हैं जिनके मतलब हमें नहीं पता है, पर अब हम इसको समझेंगे। एक्चुअली अगर अब तक का लेक्चर अगर मैं कंक्लूड करूं तो जो ईएम रेडिएशन है ना, सबसे पहले तो उसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए जो अभी हमने की है। उसके बाद आपको साइंटिस्ट का नाम भी पता होना चाहिए कि किस साइंटिस्ट ने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था ईएम रेडिएशन के बारे में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि देखो ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसके अभी डायग्राम भी हम करेंगे, ठीक है। और अब हम ये सब कुछ पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें बोहर्स मॉडल ऑफ एटम देखना है। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने इतनी सारी, जो हमने स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग वाला पेज था वो जो हम 3 टॉपिक्स लिखे थे ना, उन 3 टॉपिक्स को हमें पढ़ना पड़ेगा ताकि हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को आसानी से पढ़ सके। और जो ये वाली अदरवाइज हमें फिर ये सारी के सारे डाउट्स आते कि ऐसे कैसे हुआ ये, तो इसलिए ये वाले टॉपिक्स जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हो चुका है। वैसे अगर ईएम रेडिएशन की बात करें तो ईएम रेडिएशन जो होता है वो एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब मैंने इसको स्टडी करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। ईएम रेडिएशन को स्टडी करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर हाँ हम उसकी बस थोड़ी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा वो वाली कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देखेंगे ईएम रेडिएशन की जो कि बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर हम इसको पूरा स्टडी करने बैठे तो फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसमें हमें फिजिक्स के कंसेप्ट, केमिस्ट्री के कंसेप्ट, सब जगह से सब कुछ कंबाइन करना पड़ेगा रिजल्ट को, इस वजह से। अब देखो हम कुछ वो करते हैं। सबसे पहले तो ऑसिलेटिंग जो टर्म यूज की थी, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड।
ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ था किससे, जब हमने चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करवाया था, है ना। ये कैसे होते हैं, आर परपेंडिकुलर होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड किसके पहले तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एंड दे आर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, एंड ऑल्सो perpendicular to direction of propagation of wave। ठीक है, सबसे पहले जो हम मेन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं रेडिएशन की वो ये है कि जो ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर होते ही हैं और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद ईएम रेडिएशन को डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन, मतलब आगे बढ़ने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे कि साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स वैक्यूम में थोड़ी ट्रैवल कर सकती है, तो हमें पता है, ठीक है, मतलब कि डू नॉट रिक्वायर मतलब कि वैक्यूम के अंदर ये वो हो सकती है, ट्रैवल कर सकती है, प्रोपगेट कर सकती है। जैसे कि हमें पता है साउंड वेव्स जो होती हैं वो वैक्यूम की जगह आपको साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं करती वैक्यूम वाली उसमें, ठीक है। पर जो ये है ईएम रेडिएशन है वो रिक्वायर कर, उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। उसके बाद जो ईएम रेडिएशन होती है ना वो बहुत सारे टाइप की होती है। ईएम रेडिएशन एक्चुअली ईएम रेडिएशन कोई इसकी वो नहीं है, मतलब मैं इसको ऐसे ही लिखती हूँ, ईएम लिखती हूँ, तो फिर आप समझ जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा वर्ड जाता है इसलिए उसे बार बार, बहुत सारे टाइप्स की होती है एक्चुअली, मेनी टाइप्स, ठीक है। हम कुछ डिस्कस करते हैं जो कि मेन होते हैं, जैसे रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स जिसको हम जैसे ब्रॉडकास्टिंग में जैसे यूज करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जो यूज की जाती है, ठीक है। या फिर जैसे रेडियो वेव्स होगी, या फिर यूवी वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, ठीक है, जो कि किससे मिलती है, हमें सन से मिलती है, ठीक है। सन से जो यूवीज में यूवी वो मिलती है। माइक्रोवेव जो होता है, माइक्रोवेव, ठीक है, जो कि माइक्रोवेव के अंदर यूज की जाती है, रडार के अंदर, ठीक है। इंफ्रारेड भी हो सकते हैं, इंफ्रारेड अभी हम पूरा डायग्राम बनाएंगे, इंफ्रारेड, ठीक है। तो माइक्रोवेव जैसे किसके अंदर यूज की जाती है, रडार के अंदर यूज की जाती है, ठीक है। और इंफ्रारेड किसके अंदर यूज की जाती है, हीटिंग के अंदर यूज की जाती है। और विजिबल लाइट हमें पता है, विजिबल लाइट जो कि हम देख पा रहे हैं वो विजिबल रीजन ऑफ लाइट है, ठीक है। हम सिर्फ यही, और ये जो होती है ना, ये रेडियो वेव्स है, यूवी रीजन है, माइक्रोवेव रीजन, इंफ्रारेड, ये सब के सब जो ये रीजन है ये कैसे होते हैं, एक इनकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम कुछ डायग्राम डिस्कस करते हैं, पहले तो इसका ही डिस्कस करते हैं, ये क्या होता है। देखो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने इसे लिख तो लिया पर हमने इस डायग्राम डिस्कस नहीं किया। देखो हम ना इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपको एक्सेस पता होनी चाहिए, कौन सी एक्सेस क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। देखो सबसे ऊपर वाली जो एक्सेस है वो क्या है, सपोज मैंने यहाँ पे जेड एक्सेस ड्रॉ करी है, ठीक है। जो ये वाली एक्सेस है वो क्या है, सपोज वाई एक्सेस है, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल के अंदर आएगी वो क्या होगी, सपोज एक्स एक्सेस होगी। अब आपने ना एक्स एक्सेस को छोड़ दो, बिकॉज दैट विल क्रिएट कंफ्यूजन। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों डायग्राम, उसके बाद इसके आप ऐसे वेव्स ड्रॉ करोगे, ऐसे करते करते जो वेव्स है आगे वो प्रोसीड होगी, ठीक है। और जो ये होगा उसको आप ये वाला पॉइंट यहां से स्टार्ट करोगे, ऐसे कोई भी, ठीक है। मतलब इस तरीके का आपको कुछ डायग्राम मिलेगा। इसको अगर हम और ब्रॉड कर भी सकते हैं। और ये क्या होती है, हमारी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है, जहां से मतलब एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब क्या कहां से कहां तक ये प्रोपगेट कर रही है। तो यहाँ पे आ गया ना ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलरली अपने एक दूसरे की तरफ वो करते हैं, ठीक है। वो करते, जैसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन सा है यहाँ पे, जो आप जैसे सपोज इस वाले डायग्राम में है, इस वाले डायग्राम के अंदर आप मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे एस्टैब्लिश करोगे, जो कि वाई एक्सिस पे है ना, वाई एक्सिस वाला भी एक्चुअली मेरे पास दूसरे मार्कर्स अवेलेबल नहीं है, तो हम ऐसे समझ लेते हैं, जो वाई एक्सिस वाला है वो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और जो जेड एक्सिस वाला है वो क्या आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है। जो वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे जैसे ये वाला मैं ऐसे दिखा देती हूँ, जैसे ऐसे जो ड्रॉ कर रहा है ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, और जो ऐसे है वो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वो वाला है जो आपकी
वाई एक्सिस पे है और जो जेड एक्सिस पे है वो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो इस तरीके से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और जो वेव्स ऑफ प्रोपगेशन है उसके साथ भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया ये। अब सबसे पहले हमने ये, उसके बाद अब हम कुछ मतलब जैसे जो इसकी बात कर रहे थे ना हम ईएम रेडिएशन की, वो जैसे ईएम रेडिएशन किसकी बनी होती है, कितने सारे रीजन होते हैं, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम स्टडी ये कर चुके हैं कि रेडियो वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। ठीक है, ये सब कुछ हमने स्टडी कर लिया। अब सबसे पहले डायग्राम को डिस्कस करने से पहले एक दो वर्ड्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं क्योंकि वो डायग्राम तो थोड़ा सा ही। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, देखो ये जो रेडिएशन होती है कुछ प्रॉपर्टीज होती है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, जो बहुत, क्योंकि वेव्स है, सपोज कोई भी हम वेव्स पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर भी हमने पढ़ा कि जो वेव्स होती है उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, कितनी एम्पलीट्यूड है, तो ये सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करते हैं। पर हम यहाँ पर सिर्फ उतना ही टॉपिक लेंगे, फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, पर यहाँ पे हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी एसआई यूनिट हमें पता है, वेरी कॉमन, हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज होती है, या फिर एक दूसरी भी होती है, मतलब एस के ऊपर माइन, मतलब सेकंड के ऊपर इनवर्स। ठीक है, मतलब एक सेकंड के अंदर इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वेवलेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट इन लेंथ होती है, यूनिट इन लेंथ। इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेव नंबर, क्योंकि इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और जो प्रॉपर्टी होती है, पहले ईएम रेडिएशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, तो ईएम रेडिएशन की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये ना, मतलब वैक्यूम के अंदर जितनी भी टाइप्स की आपकी जितनी भी टाइप्स की ईएम रेडिएशंस होती हैं वो सेम स्पीड पे ट्रेवल करती हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, वैक्यूम के अंदर, इन वैक्यूम ऑल टाइप्स ऑफ ईएम रेडिएशन। अब ऑल टाइप्स ऑफ ईएम रेडिएशन कौन कौन सी थी, ऑल टाइप्स ऑफ, जैसे हमने पढ़ा था ना, इंफ्रारेड है या माइक्रोवेव है, या फिर यहाँ पे हमने लिखा था इंफ्रारेड होती है या माइक्रोवेव होती है, या फिर आपकी यूवी रीजन है या कोई भी है। ठीक है, इन वैक्यूम जितनी भी टाइप्स की ईएम रेडिएशन होती हैं ट्रैवल एट सेम स्पीड, ट्रैवल एट सेम स्पीड। और वो सेम स्पीड क्या है, वो सेम स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से, और वो किसके इक्वल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो इसके मतलब कि आपका वैक्यूम के अंदर जितनी भी टाइप्स ऑफ रेडिएशन होती हैं वो किसके इक्वल होती है, इसके। अब एक जो लास्ट टॉपिक है जो कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा, वेव नंबर, जिसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ऐसे करके ऊपर बार, मतलब एक ही बार ऊपर बार, ये क्या होता है, वेव नंबर। मतलब कि वेव नंबर जो होता है ना, वेवलेंथ का अपोजिट, जैसे वेवलेंथ की यूनिट सपोज हमने मीटर ले रखी है ना, तो इसकी मीटर इनवर्स हो जाएगी, बस वेव नंबर ही हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ इसकी डेफिनेशन, मतलब कि नंबर ऑफ वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ आपकी हो जाती है। और एक्चुअली जैसे मीटर इनवर्स है, या फिर हमने कोई भी लेंथ की यूनिट सपोज सेंटीमीटर ली है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, है ना। पर जो कॉमनली यूज्ड यूनिट है वो सेंटीमीटर इनवर्स है, ऑल्दो ये ऐसा यूनिट नहीं है, हम ये ऐसा यूनिट नहीं होती है, पर हम मतलब सबसे ज्यादा सेंटीमीटर को इनवर्स को यूज करते हैं वेव नंबर के टाइप में। ठीक है, अब लास्ट जो टॉपिक बचा है हमारा वो है, मतलब इस लेक्चर के अंदर जो कंप्लीट करना है हमें, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गए, वो हम करेंगे डायग्राम। डायग्राम छोटा सा है बिल्कुल, उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ ईएम रेडिएशन देखेंगे। देखो हमने ईएम रेडिएशंस देखी थी, है ना, ईएम रेडिएशंस कितने, जैसे हमने देखा था इंफ्रारेड है या माइक्रोवेव है, या फिर कोई बहुत सारे टाइप्स की हमने ईएम रेडिएशन देखी थी। अब हम कुछ बात करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले टाइप्स ऑफ ईएम रेडिएशन के अंदर आएगा, जैसे यहाँ पे होती है आपकी गामा रेज, यहाँ पे होती है आपकी एक्स रेज, यहाँ पे होता है आपका यूवी। देखो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, अब हम ऐसे लर्न करेंगे
कि यहाँ पे सपोज यूवी है, ऐसा तो ना यूवी एक्स डब्ल्यू, मतलब इस तरीके से ऐसे हम कर सकते हैं कि मतलब कोई भी हम वो बना सकते हैं। उसके बाद जैसे यूवी है तो उसके बाद वी के बाद हम विजिबल से, मतलब मैं ऐसे ही रिलेट करके लर्न करती हूँ कि जैसे यूवी है तो यहाँ पे विजिबल रीजन आ जाएगा, ठीक है। फिर और आपको ये लर्न करना पड़ेगा, जैसे आईआर है या माइक्रोवेव है, मतलब मैं पूरा नेम नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे सपोज आपके पास, उसके बाद मैं ऐसे लर्न करती हूँ FARL, ठीक है। अब देखो इसका सबसे पहले हम थोड़ा डिस्टिंग्विश कर देते हैं ताकि हमें पता लगे। ठीक है, देखो सबसे पहले होती है हमारे पास गामा रेज, उसके बाद होती है एक्स रेज, उसके बाद होती है यूवी रेज, उसके बाद होती है विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद होती है हमारे पास माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद है आपके पास FM, ठीक है। उसके बाद रेडियो वेव, उसके बाद आपकी AM, उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव्स होती है ये, ठीक है। अब इनका जो होता है विजिबल रीजन वो होता है ना, जैसे विजिबल ऐसे ये भी और सब डिवाइडेड होता है विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है। अब ये जो है, ये जितनी भी हमारे पास ये टाइप्स ऑफ ये है, ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को कंसीडर करते हैं, मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है जिसपे होती है, और ये पर्टिकुलर एक इनकी वो होती है फ्रीक्वेंसी होती है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग होती है। जैसे कोई वेव सपोज आपकी 10⁻15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे है, कोई आपकी 10⁻10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे है, ऐसे ना, मतलब हर एक टाइप ऑफ जो रेडिएशन होती है वो अपनी फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, उनकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है कि इस रीजन से इस रीजन तक क्या है, पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है इसकी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर एक्चुअली। अगर क्योंकि हमने सपोज इसी लेक्चर के अंदर, क्योंकि हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है ना वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी करना है। अगर हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे तो उसमें 1 घंटा और लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्या कहते हैं लेक्चर के अंदर अपना स्टडी करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है पर हम उसे समझेंगे क्योंकि उसके भी 2-3 इसमें आएगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसी के अंदर है जो कि, ठीक है, वो उसी का ही पार्ट है। अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ, मतलब अभी तक हमारा वेव नेचर ऑफ वेव प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम रेडिएशन ही मतलब चल रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो अब तक की क्लास में आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।